So in the previous class we were discussing potential energy of dipole in an external uniform electric field. So what was the discussion? Suppose dipole is in this position in the electric field, that is its p vector is at any angle theta with the direction of electric field. Okay, so ये positions हैं suppose A and B. Potential at A is suppose VR1 and potential at B is suppose VR2 and distance between the two positions A and B, A और B के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? उतना ही जितना डाइपोल लेंथ होगा. ठीक है, यानी कि अगर हम इसको R12 लिखें, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स 1 and 2, दिस इज इक्वल टू डाइपोल लेंथ, दैट इज 2L. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन दिस कंडीशन, potential energy of the dipole in this condition is how much? Q is equal to कितना था? Q V R1 माइनस V R2. ठीक है, ये कौन सी एनर्जी है? दिस एनर्जी इज ड्यू टू ब्रिंगिंग दीज पॉइंट चार्जेस इन देयर रेस्पेक्टिव पोजिशंस, और उनके म्यूचुअल इंटरेक्शन से जो एनर्जी आती है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2. तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाय 2L. ठीक है, ये एनर्जी आएगी. अब इस वाले एनर्जी को देखते हैं, इस वाले एनर्जी को, यानी कि पोटेंशियल जो पॉइंट चार्जेस को उनके पोजीशन पर लाने में हुआ है उस एनर्जी को, Q VR1 माइनस VR2. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन अगर याद करें तो वो क्या रिलेशन था? डेल्टा V बाय डेल्टा R. ठीक है, तो यहाँ से अगर डेल्टा V लिखें देन वी गेट E इंटू डेल्टा R. एंड व्हाट इज डेल्टा R? डेल्टा R इज द, व्हाट इज डेल्टा R? डेल्टा R इज द डिस्टेंस, or not distance, you can say displacement. डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा आर है डिस्प्लेसमेंट, जो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में. अगर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद करो तो क्या था? VA माइनस VB. इसका मतलब क्या था? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ये था वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो AB वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B, A से B पोजीशन को जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वाला वर्क था. ठीक है, तो पोजीशन है, ये जो डेल्टा आ रहा है ये क्या है? दोनों पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस है. तो पोजीशन का मतलब पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस माने होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये जो पोजीशंस हैं A और B इनके बीच कितना डिस्टेंस है. ठीक है, तो वो AB नहीं है. AB क्या चीज़ है? AB डिस्टेंस है. हमें क्या पता लगाना है? डिस्प्लेसमेंट. या दूसरी तरह से भी इस बात को बोल सकते हैं, जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स के अलोंग वाला डिस्टेंस देखते हैं. तो अगर AB को देखें, AB इज़ नॉट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, AB का एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आएगा, तो वो वाला डिस्टेंस हमें यहाँ पर लेना है, डेल्टा R. ठीक है, अगर डेफिनेशन याद करें, अगर ऐसे सोच लो 11 क्लास वाली थ्योरी से तो भी समझ में आ जाएगा. पोटेंशियल मतलब वर्क, फील्ड मतलब फोर्स. ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. तो डॉट जब कर देते हैं इट मीन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो अगर इस डायग्राम को देखें तो क्या पता चलता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड AB नहीं है, AB का एक कंपोनेंट है. तो कितना होगा वो कंपोनेंट? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हम AB का कंपोनेंट निकालें तो ये आता है BC. ठीक है, ये कंपोनेंट आता है, तो ये BC कंपोनेंट ही डेल्टा R होगा. तो कितना आएगा? डेल्टा R उस डायग्राम को देखकर बता सकते हैं. अगर ये एंगल थीटा है तो इधर ये वाला एंगल थीटा होगा. ठीक है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट बोलते हैं ना इसको.
तो अल्टरनेट एंगल, तो ए बी का कंपोनेंट है बी सी, बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। देखो ए बी कॉस थीटा होगा तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा दैट इज ई इंटू 2L। नाउ ए बी इज 2L, सो 2L कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई डेल्टा वी की, ये डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। एंड वेयर इज डेल्टा वी, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द टू पोजिशंस, ये रहा VR1 माइनस VR2, यही डेल्टा वी है। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या है ई इंटू 2L कॉस थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं तो क्या आता है Q इंटू ई इंटू 2L इंटू कॉस थीटा माइनस 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय 2L। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है इस इक्वेशन का उसमें Q इंटू 2L हमें दिखाई दे रहा है। Q इंटू 2L जहाँ भी दिखाई दे जाए तो क्या करना है, उसको क्या बना देना है P। P क्या चीज़ है P, सिंबल में याद नहीं करना है, पहले ही बात हुई थी, सिंबल में याद नहीं करना है। मीनिंग क्या है उसका, Q इंटू 2L इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, P तो सिंबल है, P फॉर कुछ भी हो सकता है, पैरेट भी हो सकता है। सो Q इंटू 2L इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देन व्हाट डू वी गेट, Q इंटू 2L इज P, सो इट बिकम्स PE cos थीटा माइनस 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय 2L। ठीक है, यहाँ तक आया। P cos थीटा इतना आ रहा है। VR1 माइनस VR2 किया है हमने, कौन सा पोटेंशियल हायर होगा VR1 माइनस VR2 में, VR1 था उधर, ठीक है VR1 हायर होगा, दैट इज़ करेक्ट। तो ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब ज़रा इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करें दूसरे तरीके से। कल जो हमने कैलकुलेट किया था, कल या पिछले क्लास में, कि जो टॉर्क के अगेंस्ट हम रोटेट करेंगे टाउ डी थीटा वर्क निकाला था, वो भी इतना ही आया था P साइन थीटा। मतलब ये जो सेम कैलकुलेशन है कि डाइपोल को पहले या तो सीधा लाओ बाद में उसको ऐसे घुमाओ तो भी P cos थीटा आएगा, और इस वाले कैलकुलेशन से अगर निकालें तो भी P cos थीटा आएगा। ठीक है, इट मीन्स ये कैलकुलेशन दो तरह से किया जा सकता है। डाइपोल को पहले सीधा ले आओ इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाद में उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट रोटेट करो, टाउ डी थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालो, फिर इंटीग्रेट करो तो भी P cos थीटा आएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस वाली कैलकुलेशन यूज़ करो तो भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में। बट अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ये आता है कि ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को अगर देखें, दिस वन ऊपर लिख लेते हैं इसको दोबारा से, इम्पॉर्टेंट है इसलिए उसको ज़्यादा जगह मिलेगी। इम्पॉर्टेंट PE cos थीटा, और ये वाला जो टर्म था 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय 2L, इस टर्म को अगर देखें, ये टर्म कांस्टेंट है। 1/4πε0 वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। Q चार्ज था डाइपोल के किसी एक एंड पर, कितना चार्ज है Q, वो भी कांस्टेंट है। 2L फिक्स्ड लेंथ है, डाइपोल लेंथ, वो भी कांस्टेंट है। यानी कि ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी के डिस्कशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, वो ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम किसी रेफरेंस के हिसाब से मेज़र करते हैं। यानी एक पॉइंट को, एक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हम रेफरेंस लेते हैं, फिर वहाँ से मेज़रमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर उठाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं mgh, याद है ना। अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर h हाइट ऊपर उठाया तो लिखते हैं mgh। अदरवाइज़ दो मास बॉडीज़, मान लो अर्थ और एक कोई दूसरा प्लैनेट है, तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी -GMEM/r, ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, बट डिफरेंस ये होता है कि ये लिखा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, ये अर्थ के सरफेस के रेस्पेक्ट में लिखा गया है mgh, तब इतना आता है। और ये वाला एक्सप्रेशन आता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सेंटर, ये अर्थ के सेंटर के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो इसका और एक आसान तरीका भी है समझने का कि पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है।
अगर किसी बिल्डिंग में चढ़ना है ऊपर, सपोज़ ये हमारे पास बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, सपोज़ ऐसे एक बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये टॉप फ्लोर, ऐसे है मान लो। अगर हमें कोई दो फ्लोर्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी देखना है, सपोज़ हमें देखना है सेकंड और फोर्थ के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ऊपर चढ़ने में जो मेहनत लगेगी वो, तो 2 से 4 जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ये हमें पता लगाना है। तो इसके दो तरीके हैं, दो क्या कई तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस। ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक कितना वर्क करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर तक कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी कितनी खर्च होगी, दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो आ जाएगा 2 से 4 जाने के लिए कितना एनर्जी हमें चाहिए। या फिर ग्राउंड की बजाय यहाँ से मेज़र कर लो तो भी सेम रिज़ल्ट मिलेगा, सेम रिज़ल्ट मिलेगा। डायरेक्ट 2 से 4 चले जाओ तो भी सेम रिज़ल्ट मिलेगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो रेफरेंस पर डिपेंड करती है, बट कोई दो पॉइंट्स के बीच में या कोई दो सिचुएशंस के बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, रेफरेंस कहीं भी लिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे mg h एनर्जी, इतनी एनर्जी खर्च, सपोज़ हर स्टोरी h हाइट का है, तो यहाँ पर mg h एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट फ्लोर से मेज़र करते हैं फर्स्ट से सेकंड तक, तो mgh यहाँ तक था ही और प्लस mgh इधर आएगा। फिर ऊपर मेज़र किया हमने यहाँ से 4th तक, तो 4 mgh हो जाएगा, डिफरेंस करोगे तो उतना ही आएगा, कितना 4 mgh ये और 2 mgh इधर, 2 mgh ही आएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि तुम रेफरेंस कहीं भी लो, उन दो फ्लोर्स के बीच में सेम वैल्यू आएगी। तो ये जो mgh है ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से सेकंड जाओ यहाँ से 4 जाओ, दोनों केस में mgh कांस्टेंट है, जब माइनस करोगे तो mgh माइनस हो जाएगा ऑलरेडी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में ये जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है इसको हम यहाँ से ओमिट कर सकते हैं, यानी कि हम इस कांस्टेंट को 0 भी ले सकते हैं फर्दर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो 0 लेने से फ़ायदा क्या होगा, 0 लेने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन है वो सिर्फ थीटा पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि थीटा कितना है। बाकी जो म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है। अब डाइपोल यहाँ आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब उस एनर्जी को बार बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है कि कितने एंगल पर डाइपोल को घुमाया गया है, ठीक है। इसलिए इस टर्म को हम ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी इसमें लगी है बट अभी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो सिर्फ इतना रह जाएगा, P cos थीटा, थीटा पर डिपेंड करेगा। और दूसरी बात है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, P इज़ वेक्टर, E इज़ वेक्टर, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में क्या वैल्यू आएगी ये हमने डिस्कशन किया था ऑलरेडी, कैलकुलेशन किया था, डिस्कशन अभी जस्ट हो रहा है। तो आया था -PE cos थीटा। यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि रेफरेंस किधर से लिया है, बाय द सिस्टम लिया है या बाय द एक्सटर्नल एजेंट लिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल अगर हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो आएगा -P.E, ठीक है, -P.E।